नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1935 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1935 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि दोस्तों आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ओजोन की परत मुख्य रूप से किस गैस से नष्ट हो रही है? दोस्तों, बताने की जो ओजोन की परत है, जो ओजोन की लेयर है, यह लेयर जो है मुख्य रूप से किस गैस से नष्ट हो रही है? तो आप लोग याद रखेंगे CFC। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओजोन की जो परत है दोस्तों, यह किस गैस से नष्ट हो रही है? तो आप लोग याद रखेंगे CFC गैस से नष्ट हो रही है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग याद रखेंगे CFC का जो पूर्ण रूप होता है CFC गैस का क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों इसी के वजह से जो ओजोन की परत है वो नष्ट हो रही है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी CFC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? दोस्तों, बताने है कि रेंगने और विसर्पण करने वाली जो कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? जो रेंगते हैं और विसर्पण करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें रेप्टिलिया कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेंगने और विसर्पण करने वाली जो कशेरुकी जंतु होते हैं, इन्हें रेप्टिलिया कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, रेप्टिलिया। चलिए आप सभी को दोस्तों बता दें, रेप्टिलिया के अंतर्गत आने वाले कुछ जीव का आप लोगों को बता देते हैं, जैसे सांप, कछुआ, छिपकली। ये सब दोस्तों रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुएं हैं और इन्हें रेप्टिलिया कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा रेप्टिलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातंत्र भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? दोस्तों, बतानी है कि दक्षिण अफ्रीका में जो पालन की जाती थी पहले प्रजातंत्र भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, रंग भेद। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातंत्र भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे, रंग भेद कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रंग भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? दोस्तों, बतानी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों किसे हराया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह युद्ध चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान और गुरिद वंश के जो शासक था मोहम्मद गौरी, दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। आप लोग याद रखेंगे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, इस समय यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बताने हैं कि राजा कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। तो बताने हैं दोस्तों कि इस समय यह किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा।
कृष्णदेव राय जी के द्वारा बनाया गया हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर है, यह किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दोस्तों बतानिए कि इनमें से दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नूरजहां का असली नाम क्या था? दोस्तों बतानिए कि नूरजहां का असली नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे मेहरुन्निसा। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नूरजहां का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे मेहरुन्निसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों बतानिए कि वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे सुनील गावस्कर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों बतानी है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग याद रखेंगे आयाम पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे राइट ब्रदर्स। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे राइट ब्रदर्स ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? दोस्तों बताने कि सूफी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पर्सिया से। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो आप लोग याद रखेंगे पर्सिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूखी बर्फ यानी कि दोस्तों ड्राई आइस क्या है? बतानिए दोस्तों कि सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। सूखी बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों सूखी बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों बताने कि अर्थशास्त्र जो भाषा है, अर्थशास्त्र शब्द है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूनानी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र जो शब्द है दोस्तों यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे यूनानी भाषा से लिया गया है अर्थशास्त्र शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? दोस्तों बतानी है कि हंटर आयोग की नियुक्ति इनमें से किसकी जांच के लिए की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोस्तों, हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आप सभी को दोस्तों बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में। आप लोग याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोग याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? दोस्तों बताने है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की
पहली महिला तैराक, तो आप लोग याद रखेंगे आरती साहा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैर कर पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक हैं, आप लोग याद रखेंगे आरती साहा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 29 सितंबर 1959 ईस्वी को, ये भी आप लोग याद रखेंगे 29 सितंबर 1959 ईस्वी को दोस्तों आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार की थी दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे 29 सितंबर 1959 ईस्वी को इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक हैं दोस्तों आरती साहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बतानी है कि रॉकेट इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संवेग का संरक्षण। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। रॉकेट इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप लोग याद रखेंगे संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों बताने कि लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों बतानी है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? दोस्तों बताने कि जो हमारा संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार का संविधान है? आप लोग याद रखेंगे सबसे विस्तृत संविधान है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे विस्तृत संविधान है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, साइप्रस की राजधानी इनमें से कौन सी है? दोस्तों बताने है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे निकोसिया। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे निकोसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों बताने कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आप लोग याद रखेंगे अमर्त्य सेन, जो दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे, अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे और दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों इन्होंने निभाई थी, आप लोग याद रखेंगे। जो एक अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बतानी है कि जो महान सम्राट अशोक थे यह किस वंश से संबंधित थे, तो आप लोग याद रखेंगे मौर्य वंश। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो आप लोग याद रखेंगे मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीएनआर से क्या अभिप्राय है? दोस्तों रेलवे में आप लोग इस शब्द को सुने होंगे पीएनआर, तो बतानी है कि पीएनआर से क्या अभिप्राय है, पीएनआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।
ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पीएनआर से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है पीएनआर का, तो आप लोग याद रखेंगे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आप सभी दोस्तों इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेलवे टिकट पर पीएनआर नंबर होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में कार्यरत है। दोस्तों बताने कि विक्टोरिया मेमोरियल जो अभी दोस्तों कोलकाता में स्थित है, बताने कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में कार्यरत है, तो आप लोग याद रखेंगे एक संग्रहालय के रूप में, ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों म्यूजियम के रूप में क्या है, कार्यरत है, क्या, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो दोस्तों कोलकाता में स्थित है, किस रूप में कार्यरत है, तो आप लोग याद रखेंगे एक संग्रहालय के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन एक लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो आप लोग याद रखेंगे रुधिर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रुधिर दोस्तों लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है, आप लोग याद रखेंगे रुधिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। दोस्तों बताने कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1951 ईस्वी में, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था भारतीय संविधान में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।